बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम MHN यूनिट नंबर 7 पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक है हमारे पास एंजाइटी, और एंजाइटी के हमने 18 to 19 स्लाइड्स डिस्कस की थी। आज हम टाइप ऑफ एंजाइटी DSM-4 के मुताबिक जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले जो है जो डिसऑर्डर है एंजाइटी के जो टाइप है वो हम डिस्कस करेंगे। एगोराफोबिया है, ओके। एगोराफोबिया विद और विदाउट पैनिक डिसऑर्डर, इससे पहले स्लाइड में जो है काफ़ी सारे डिटेल के साथ ये टाइप्स जो है डिस्कस की है हमने। और फिर पैनिक डिसऑर्डर है, स्पेसिफिक फोबिया है, सोशल फोबिया है, OCD है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है GAD, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, एंजाइटी डिसऑर्डर ड्यू टू ए जनरल मेडिकल कंडीशन, सब्सटेंस इंड्यूस एंजाइटी डिसऑर्डर। और इसकी मुख्तलिफ किस्म के और टाइप्स हैं, एडजस्टमेंट एंजाइटी डिसऑर्डर और सेपरेशन एंजाइटी, स्लीप डिसऑर्डर ऑफ इंसोम्निया। ये सब जो है हम इंशाल्लाह आगे जो है स्टेप बाय स्टेप जो है डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो इंसिडेंस लिखा है एंजाइटी के बारे में, तो एक हमारे पास है प्रेवेलेंस रेट, एक हमारे पास है इंसिडेंस रेट, जो एपिडेमियोलॉजी में आप लोगों ने शायद जो है पढ़ी होगी। तो इंसिडेंस क्या होते हैं? जो न्यू केसेस जो है रफ्ता रफ्ता जो है वो आते हैं, तो ये हमारे पास क्या है? इंसिडेंस है। तो इस इंसिडेंस में हम एंजाइटी के मुताबिक ये देखते हैं कि हमारे पास एंजाइटी के कितने केसेस जो है आते हैं। तो इस स्लाइड में लिखा है कि जितने भी 4 एडल्ट होते हैं ना, इसमें एक को एंजाइटी होता है, ओके। और ज्यादातर जो यंगर है ना, एज 45 से जो यंगर है उसको ज्यादा एंजाइटी होता है, इंसिडेंस इसमें ज्यादा होता है, ओके। तो एंजाइटी डिसऑर्डर हैव द हाईएस्ट प्रेवेलेंस रेट ऑफ ऑल मेंटल डिसऑर्डर इन द यूनाइटेड स्टेट। एंजाइटी डिसऑर्डर हमारे पास इसके जो हाईएस्ट प्रेवेलेंस रेट है, ओके। मेंटल डिसऑर्डर में एंजाइटी डिसऑर्डर के जो हाईएस्ट प्रेवेलेंस रेट है वो यूनाइटेड स्टेट में सबसे ज्यादा है, ओके। यूनाइटेड स्टेट US में सबसे ज्यादा मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स में जो हाईएस्ट प्रेवेलेंस पे होता है, इसका जो हाईएस्ट प्रेवेलेंस रेट होता है वो हमारे पास एंजाइटी डिसऑर्डर है, ओके। तो एंजाइटी डिसऑर्डर आप लोग MCQs के लिए याद रखिए। नियरली 1 in 4 एडल्ट इन यूनाइटेड स्टेट अफेक्टेड। यूनाइटेड स्टेट में, UK में, US में जो हमारे पास एडल्ट्स होते हैं, 4 एडल्ट्स में एक को एंजाइटी तो होता है, ओके। एंड दी मैग्नीट्यूड ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर इन यंग पीपल इज सिमिलर। और यंग पीपल में जो है ये एंजाइटी जो है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा होता है, ओके। एंजाइटी डिसऑर्डर आर मोर प्रेवेलेंट इन वुमेन। ये वुमेन में जो है ज्यादा जो है प्रेवेलेंट होता है। प्रेवेलेंस एक है प्रेवेलेंस रेट, एक है इंसिडेंस रेट। प्रेवेलेंस क्या होता है? प्रेवेलेंस ये हमारे पास होता है जो न्यू केसेस भी आते रहते हैं और जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड केस जो है, एग्जिस्टिंग केस जो होते हैं, तो वो सब जो है इसमें होते हैं। एग्जिस्टिंग भी है और न्यू केसेस भी आते हैं, तो इन सबको हम आपस में ऐड करके इसको प्रेवेलेंस रेट कहा जाता है, प्रेवेलेंट कहा जाता है, ओके। तो ये वुमेन में जो है मोर प्रेवेलेंट होता है एंजाइटी डिसऑर्डर। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। पीपल यंगर देन एज 45 ईयर्स, वो लोग, वो पीपल जो 45 एज से, 45 ईयर एज से जो है कम होते हैं। पीपल हु आर डाइवोर्स और सेपरेटेड, वो लोग जो डाइवोर्स लिया है, ओके, मेल है फीमेल है, या वो लोग जो सेपरेटेड है, ठीक है, अपने माँ बाप से, अपने घर से, अपने वाइफ से, अपने बच्चों से, अपने मुल्क से, अपने कंट्री से, सब कुछ जो है इसमें अपने घर से, तो ये सब क्या होता है? इसको होते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर। एंड पीपल ऑफ लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, और वो लोग जिसके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है लो होता है, इसके पास पैसे कम है, इकोनॉमी नहीं है, इसके जो सोशल अटैचमेंट होता है वो नहीं है, तो इन लोगों को जो है एंजाइटी डिसऑर्डर होते हैं। द एक्सेप्शन इन OCD, ऑब्सेशन कंपल्शन डिसऑर्डर जो होता है, ये एक्सेप्शन होता है इसमें, ओके, विच इज इक्वली प्रेवेलेंट इन मेन एंड वुमेन। ये मर्द और औरतों में ये जो OCD है, ऑब्सेशन कंपल्शन डिसऑर्डर है, ये इसमें इक्वली प्रेवेलेंट होता है, और एंजाइटी डिसऑर्डर वुमेन में ज्यादा होता है, ओके। बट इज मोर कॉमन अमोंग बॉय देन अमोंग गर्ल। गर्ल से ज्यादा जो है ये बॉयज में ये वाला जो OCD है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ये मौजूद होते हैं, ओके। इसके बाद हमारे पास है ऑनसेट एंड क्लिनिकल कोर्स। लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज ऑनसेट। ऑनसेट क्या होता है? आगाज होता है, किसी चीज की शुरुआत, किसी चीज की स्टार्टिंग, बिगिनिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज की बिगिनिंग, किसी चीज की स्टार्ट। तो एंजाइटी की स्टार्ट कब होती है?
या क्लिनिकल कोर्स। व्हाट इज क्लिनिकल कोर्स? क्लिनिकल कोर्स मीन द progression and development of a disease or illness including its symptoms, signs and overall trajectory. Okay, trajectory includes long term, long duration, short duration, sudden onset, acute, chronic disease, ये सब जो है ट्रेजेक्ट्री में आते हैं। तो क्लिनिकल कोर्स क्या होता है डिजीज की? क्लिनिकल कोर्स हमारे पास वो प्रोग्रेशन है डिजीज की या डेवलपमेंट है डिजीज की, इलनेसेस की, ठीक है, कि जब डिजीज स्टार्ट होता है इसके मतलब जो सिम्टम्स है या साइंस है या इसके ओवरऑल जो ट्रेजेक्ट्री है वो हमें क्या शो करता है? क्लिनिकल कोर्स जो है हमें शो करता है। तो एंजाइटी के लिए हमने इसको जो है देखना है। द ऑनसेट एंड क्लिनिकल कोर्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर एक्सट्रीमली वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर की जो हमारे पास क्लिनिकल कोर्स होता है या इसकी जो ऑनसेट है, आगाज है, या इसकी जो सिम्टम है, साइन है, ट्रेजेक्ट्री है, ये सब जो है इसके ड्यूरेशन जो होता है ये वेरिएबल होता है। वेरिएबल कैसे होता है इसका पता नहीं है, कभी ज्यादा है, कभी कम है, कभी ऐसा है, कभी जैसा है। तो ये क्या है? ये स्पेसिफिक डिसऑर्डर पे जो है डिपेंड करता है कि हमारे पास एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है, पीटीएसडी है, या हमारे पास जनरलाइज एंजाइटी है, या हमारे पास फोबियाज है, हमारे पास कौन से टाइप, सेपरेशन एंजाइटी है, स्पेसिफिक फोबियाज है, ये हमारे पास कौन से हैं। तो जो टाइप जो है चेंज होता है, इसी तरह जो है इसके जो क्लिनिकल कोर्स है या इसकी जो ऑनसेट है वो भी चेंज होता है। ओके, दिस एस्पेक्ट और डिस्कस लेटर इन दिस चैप्टर विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईच डिसऑर्डर। इसमें जितने भी डिसऑर्डर एंजाइटी के डिस्कस हुई है तो इसके आगे जो है हम इसके एस्पेक्ट्स को जो है डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके, रिलेटेड डिसऑर्डर, इसके साथ जो रिलेटेड डिसऑर्डर है वो हमारे पास क्या होता है? रिलेटेड डिसऑर्डर में ड्यू टू जनरल मेडिकल कंडीशन भी हो सकते हैं, ड्यू टू सब्सटेंस अब्यूज भी हो सकता है, ड्यू टू सप्रेशन भी हो सकता है, ड्यू टू माल एडजस्टमेंट भी हो सकता है। इन सब को हम स्टेप बाय स्टेप जो है डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो आप देखें तो क्या लिखा है? एंजाइटी डिसऑर्डर ड्यू टू ए जनरल मेडिकल कंडीशन। जनरल मेडिकल कंडीशन आपको एक डिजीज है, एंडोक्राइन है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, इसकी वजह से भी आपको एंजाइटी हो सकता है। ठीक है, आपको पता है न्यूरोट्रांसमीटर के इम्बैलेंसेस की वजह से भी ये हो सकता है। तो आपके पास क्या होता है? गाबा के लेवल कम है। अगर गाबा के लेवल कम है एंडोक्राइन की वजह से, किसी और डिस्फंक्शन की वजह से, तो आप लोगों को एंजाइटी हो सकते हैं। तो ये जनरल मेडिकल कंडीशन से भी हो सकते हैं। ओके, anxiety disorder due to a general medical condition is diagnosed when the prominent symptom of anxiety are judged। जब prominent symptom of anxiety जो है judge होता है to result directly from a physiological condition। तो ये physiological condition की खराबी की वजह से हमें जो है नजर आ रहे हैं। द पर्सन में है पैनिक अटैक, इस इंसान को जो है, इस पर्सन को जो है क्या होता है, क्लाइंट को जो है पैनिक अटैक्स होते हैं, जनरलाइज एंजाइटी होता है, ऑब्सेशन और कंपल्शन होते हैं। ओके, मेडिकल कंडीशन कॉजिंग दिस डिसऑर्डर कैन इंक्लूड एंडोक्राइन डिस्फंक्शन हो सकता है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी COPD हो सकते हैं। ओके, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, CHF हो सकता है, NC हो सकता है, न्यूरोलॉजिक कंडीशन होता है। तो इसी वजह से भी हमारे पास एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो ये रिलेटेड डिसऑर्डर है, इस वजह से जो है हमें एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकते हैं। आप लोग रिमेंबर करें इसको MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। सब्सटेंस इंड्यूस एंजाइटी डिसऑर्डर। सब्सटेंस इंड्यूस एंजाइटी डिसऑर्डर कौन से एंजाइटी डिसऑर्डर के टाइप है? जो लोग सब्सटेंस अब्यूज करता है, मुख्तलिफ किस्म के अल्कोहल जो है यूज करता है, कोकीन यूज करता है, मुख्तलिफ किस्म के नशे जो है यूज कर रहे हैं, आइस यूज करता है, तो ये क्या होता है? इन लोगों को भी एंजाइटी होता है। तो इस एंजाइटी को क्या कहता है? सब्सटेंस इंड्यूस एंजाइटी। ये वो एंजाइटी डिसऑर्डर है जो सब्सटेंस इंड्यूस करने से जो है हुआ है। ओके, तो substance induced anxiety disorder is anxiety disorder directly caused by drug abuse, a medication or exposure to a toxin। एक बंदा है, एक टॉक्सिन को जो है एक्सपोजर करता है बार बार, या मुख्तलिफ किस्म के मेडिकेशन जो है यूज करता है, या ड्रग अब्यूज करता है, अल्कोहल यूज करता है, कोकीन यूज करता है, कैफीन यूज करता है, निकोटीन यूज करता है, सिगरेट पीता है, स्मोकिंग करता है, इन सबसे वजह से जो है क्या होता है? एंजाइटी डिसऑर्डर इसको हो सकता है। ओके, सिम्टम इंक्लूड, इसके जो सिम्टम है इसमें क्या होता है? प्रोमिनेंट एंजाइटी होता है, पैनिक अटैक्स होता है, फोबियास होता है, ऑब्सेशन होता है, कंपल्शन होता है। इन सबको जो है हम आगे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं डिटेल के साथ।
सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, एक हमारे पास है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर जो सेपरेशन से क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो घर से बाहर नहीं जा सकता है और वो 2-3 रातों के लिए बाहर गया है, तो इसको सेपरेशन एंजाइटी हो सकता है। एक बंदा है, अपने वाइफ के अलावा, अपने बच्चों के अलावा जो है वो टाइम नहीं गुजार सकता है और वो कहीं गया है, लाहौर गया है, एफएसबी गया है, आईएसबी गया है, एचईडी गया है, जहां भी गया है, पेशावर गया है, अपने स्वाद के रहने वाला है, वो पेशावर गया है, तो ये क्या होता है, ये हमारे पास इसके लिए सेपरेशन एंजाइटी होता है। ओके, तो इसके लिए होता है, ये इसके लिए हमारे पास सेपरेशन एंजाइटी होता है। इज एक्सेसिव एंजाइटी कंसर्न सेपरेशन फ्रॉम होम और फ्रॉम पर्सन, पेरेंट और केयरगिवर टू whom द क्लाइंट इज अटैच। वो बंदा जिसके साथ क्लाइंट अटैच है, अपने माँ के साथ, बाप के साथ, पेरेंट्स के साथ, पर्सन्स के साथ, कोई और पर्सन है, वाइफ है, बच्चे हैं, ओके, इसके घर है, इसके कंट्री है, इसके प्रोविंस है, सब कुछ इसके पास जो है, तो वो जब इससे मतलब वो अलग होता है तो उसको सेपरेशन एंजाइटी होता है। ओके, इट अकर्स व्हेन इट्स नो लॉन्गर डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट एंड बिफोर 18 ईयर ऑफ एज। लेकिन ये याद रखना, ये 18 ईयर एज से जो है ये पहले के होते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना वो कौन से एंजाइटी डिसऑर्डर है जो बिफोर 18 ईयर ऑफ एज में होता है, तो ये हमारे पास सेपरेशन एंजाइटी होता है, ठीक है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला पॉइंट जो है ये आप रिमेंबर करें। ओके, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर कौन से डिसऑर्डर होता है, इज एन इमोशनल रिस्पॉन्स टू स्ट्रेसफुल इवेंट्स। हमारे पास एक स्ट्रेसफुल इवेंट्स आया है, ओके, फाइनेंशियल इश्यूज है, मेडिकल इलनेस है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, ये सब प्रॉब्लम्स है हमारे पास, तो ये क्या है, स्ट्रेसफुल इवेंट्स है। तो अगर इसको हम इमोशनल रिस्पॉन्स दे तो ये हमारे पास क्या एडजस्टमेंट डिसऑर्डर है। ओके, that result in clinically significant symptoms such as smoke distress और impaired functioning। इसके जो डेली लाइफ फंक्शनिंग है वो इफेक्ट होता है, डिस्ट्रेस होता है। एक हमारे पास यू स्ट्रेस होता है, यू स्ट्रेस पॉजिटिव स्ट्रेस होता है जो मोटिवेशन इंसान को देता है। फॉर एग्जांपल कल पेपर है, आज मुझे यू स्ट्रेस है तो मैं प्रोडक्टिव बन रहा हूँ, मैं स्टडी कर रहा हूँ, क्यों, ये मेरे लिए यू स्ट्रेस है। एक है डिस्ट्रेस जो नेगेटिव स्ट्रेस होता है, इंसान के ब्रेन पे गलत असर करता है, तो इससे बंदा जो है डिस्ट्रेस होता है, डिप्रेस होता है, एम्पेयर्ड फंक्शनिंग होता है इसकी। ओके, इसके बाद हमारे पास इसके जो एटियोलॉजी है वो हम डिस्कस करेंगे। तो एटियोलॉजी में क्या लिखा है, बायोलॉजिकल थ्योरीज है, इसमें बायोलॉजिक थ्योरीज है, जेनेटिक थ्योरीज है। बायोलॉजिक थ्योरी में हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास जेनेटिक थ्योरी है जो जेनेटिक पे डिपेंड करता है। अगर माँ बाप को एंजाइटी है, बच्चों को भी एंजाइटी है। ओके, तो इसमें क्या होता है, एंजाइटी में हैव एन इनहेरिटेड कंपोनेंट बिकॉज फर्स्ट डिग्री रिलेटिव ऑफ क्लाइंट विद इंक्रीज एंजाइटी है हाई रेट ऑफ डेवलपिंग एंजाइटी। अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को एंजाइटी है तो इसके जो रिलेटेड है, इसके जो बच्चे हैं, इसको भी एंजाइटी है। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव कौन से रिलेटिव होते हैं, फर्स्ट डिग्री कौन से हैं, सेकंड डिग्री कौन से है, थर्ड डिग्री कौन से, इसको भी आप ज़हन-नशीन कर लें और रिमेंबर कर लें। फर्स्ट डिग्री रिलेशन में हमारे पास पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, ये सब हमारे पास फर्स्ट डिग्री में है। सेकंड डिग्रीज में हमारे पास ग्रैंड फादर है, ग्रैंड मदर है, आंट्स हैं, जो अंकल्स हैं, चाचूज है, और ये हमारे पास जो नाइसीज है या निप्यूज है। और थर्ड डिग्री रिलेटिव में क्या होता है, ग्रेट ग्रैंड फादर्स है, ग्रेट ग्रैंड मदर्स है जो पेरेंट्स हैं, और ग्रेट आंट्स है, ग्रेट अंकल्स है एंड कजन्स है। तो ये सब किस में होता है, ये हमारे पास थर्ड में होता है। तो फर्स्ट डिग्री में हमारे पास पेरेंट्स है, तो अगर पेरेंट्स को ये डिसऑर्डर है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, बच्चों को भी है। ओके, hereditary refers to the proportion of a disorder that can be attributed to genetic factors। ओके, अगर माँ बाप को है, सबलिंग को है, तो इससे जो इसके जो बच्चे हैं इसको भी ट्रांसमिट होगी। ओके, तो ये हमारे पास क्या जेनेटिक थ्योरीज है। इसके बाद हमारे पास न्यूरोकेमिकल थ्योरीज है। न्यूरोकेमिकल थ्योरीज में क्या होता है, न्यूरोकेमिकल थ्योरीज में हमारे पास जो नेचुरल एंटी एंजाइटी एजेंट है हमारे बॉडी में, हमारे मूड, हमारे ब्रेन में, तो वो क्या है, गाबा है। ओके, गाबा क्या होता है, गामा अम्यूनोब्यूटारिक एसिड, ठीक है, जी अम्यूनोब्यूटारिक एसिड गाबा, ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास एक न्यूरोट्रांसमीटर है, वो हमारे बॉडी में है, ये हमारे बॉडी में होता है। अगर होता है तो हमारे बॉडी में एंजाइटी नहीं है, हमारे माइंड में एंजाइटी नहीं है। अगर ये लेवल कम है तो हमारे बॉडी में एंजाइटी होगी। ओके,
तो जब हमारे बॉडी में ये वाला लेवल कम होता है गाबा की, तो फिर हमें न्यूरोसिस होते हैं, एंजाइटी होते हैं, पूबियास होते हैं, ओके, ओसीडी होते हैं। तो हमने गाबा लेवल को बढ़ाना है। ये हम साइकोफार्माकोडायनामिक में काफी सारी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं, आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप इस लेक्चर को जो है डिटेल के साथ देखें, आपके लिए आसानी होगी आगे। Gamma aminobutyric acid, G-aminobutyric acid, GABA is the amino acid neurotransmitter believed to the dysfunctional and anxiety disorder। अगर हमारे बॉडी में एंजाइटी डिसऑर्डर है और हम गाबा लेवल जो है बढ़ाए तो हमारा जो एंजाइटी डिसऑर्डर है वो कम हो सकती है, नॉर्मल हो सकती है। गाबा एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ये हमारे पास इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से रिमेंबर करें, function as the body natural anti-anxiety agent by reducing cell excitability। ये हमारे पास natural anti-anxiety agent है, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से रिमेंबर करें, ओके। ये क्या होता है, ये सेल के जो एक्साइटेबिलिटी है, न्यूरोनल फायर है, इसको जो है क्या करता है, रिड्यूस करता है। दिस डिक्रीजिंग द रेट ऑफ न्यूरोनल फायरिंग। तो ये न्यूरोनल फायरिंग जो है क्या करता है, इसको डिक्रीज करता है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ओके, रिमेंबर। सेरोटोनिन 5-HT ये क्या है हमारे पास, सेरोटोनिन हमारे पास एक न्यूरोट्रांसमीटर है। इसका लेवल जब कम होता है तो हमारा मूड सही नहीं होता, एग्रेशन होता है। ये एमसीक्यूज ऑलरेडी 2025 पेशावर सेल रीजन में आ चुका है, और ये वाला एमसीक्यू जो है मैंने मतलब गलत फिल किया था, क्योंकि मुझे पता नहीं था, मैं कंफ्यूज हुआ था, तो मैंने डोपामीन यहाँ पे जो है सेलेक्ट किया था, लेकिन डोपामीन इनकरेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन एग्रेशन के लिए हमारे पास सेरोटोनिन है, 5-HT है, ओके। सेरोटोनिन द एंडोलामीन न्यूरोट्रांसमीटर यूजुअली इम्प्लीकेटेड इन साइकोसिस एंड मूड डिसऑर्डर। ये साइकोसिस मूड डिसऑर्डर में जो है क्या होता है, ये इम्प्लीकेटेड होता है। हैज मेनी सब टाइप्स, इसके मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स हैं। 5-हाइड्रोक्सीट्राइप्टामीन टाइप 1A प्ले ए रोल इन एंजाइटी, और इसके जो टाइप 1A है, 5-HT टाइप 1A जो है, ये क्या करता है, ये एंजाइटी में ज्यादा रूल जो है अदा करता है। एंड इट्स आल्सो अफेक्ट्स एग्रेशन एंड मूड, एग्रेशन और मूड में भी जो है क्या करता है, इसको अभी अफेक्ट करता है। सेरोटोनिन इज बिलीव्ड टू प्ले ए डिस्टिंक्ट रोल इन ओसीडी, ओसीडी में भी काम करता है, पैनिक डिसऑर्डर में भी, GAD जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में भी। An excess of non-epinephrine is suspected in panic disorder, और पैनिक डिसऑर्डर में हमारे पास क्या होता है, एक्सेस इन नॉन एपिनेफ्रिन होता है, ओके। GAD एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग रिमेंबर कर ले। साइकोडायनेमिक थ्योरी, अब हम डिस्कस करने वाले हैं साइकोडायनेमिक थ्योरी, इंट्रासाइकिक साइको एनालिटिक थ्योरी, जो सिगमंड फ्रॉइड ने जो है मतलब इस पे काम की थी। फादर ऑफ जो मतलब साइको एनालिटिक है, डायनेमिक है। तो चले इसी को देखते हैं, इसने सबसे ज़्यादा जो काम किया है तो डिफेंस मैकेनिज्म पे काम किया है, ओके। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म मीन एन अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म दैट रिड्यूस एंजाइटी फ्रॉम अनएक्सेप्टेबल और पोटेंशियल हार्मफुल स्टिमुलाई। आपको बाहर से हार्मफुल स्टिमुलाई आते हैं, आपको परेशान करता है, आपको प्रोस्ट्रेट करता है, आपको तंग करता है, तो आपने क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है मुख्तलिफ किस्म के डिफेंस मैकेनिज्म से। वो डिफेंस मैकेनिज्म कैसे होते हैं हमारे पास क्या, ये एक अनकॉन्शियस प्रोसेस है। हमारा जो माइंड है वो जो बाहर से स्टिमुलाई आते हैं ना, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम रिड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल, इसके लिए हमारे पास एक प्रोजेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल, प्रोजेक्शन एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन ये होता है, प्रोजेक्शन मीन एट्रीब्यूटिंग वन अनएक्सेप्टेबल थॉट्स और फीलिंग टू अदर्स। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है इम्तिहान हाल में, एग्जामिनेशन हाल में आप नकल करते हो, चीटिंग करते हैं, तो जब आपको कोई कहते हैं कि नकल तो गुनाह है, चीटिंग अच्छा काम नहीं है, तो फिर आप क्या करते हैं, अच्छा ये सब लोग करते हैं तो इसलिए मैं भी करता हूं। तो आप क्या करते हैं, आप इसको प्रोजेक्शन ऐसे प्रोजेक्शन यूज करते हैं। तो ये आपके अनकॉन्शियस के डिफेंस मैकेनिज्म है, जो आपको अपने दिल पे जो है आप हाथ रखते हैं और आपको खुद को मुतमईन करते हैं, ओके। या हमारे पास जो रैशनलाइजेशन है, क्रिएटिंग लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर इर्रेशनल बिहेवियर। आप गलत काम करते हैं, जब लोग आपसे कहते हैं आप गलत काम करते हैं, आप कहते हैं कि यार सब लोग करते हैं, यार सब लोग करते हैं, मैं भी करता हूं, ओके। तो प्रोजेक्शन हमारे पास क्या, प्रोजेक्शन हमारे पास एक अनएक्सेप्टेबल काम आप करते हैं, ठीक है। आप खुद जो काम करते हैं तो आप दूसरे में भी ये काम जो है आप ढूंढते हैं कि मैं अच्छा हूं, सब लोग अच्छे हैं, मैं बुरा हूं, सब लोग बुरे हैं।
मैं चीटर हूं, सब लोग चीटर है, तो ये प्रोजेक्शन है, ठीक है, रेशनलाइजेशन है, डिनाइल है, आप किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। एक काम हुआ है आपके लाइफ में लेकिन आप इसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो ये क्या होता है, ये हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म हमारे बॉडी में। इसके मतलब फॉर एग्जांपल प्रोजेक्शन है, रिप्रेशन है, रिग्रेशन है, रेशनलाइजेशन है, इंटेलेक्चुअलाइजेशन है, कंपेंसेशन है। कंपेंसेशन क्या होता है, कंपेंसेशन ये होता है फॉर एग्जांपल टू सिस्टर्स है घर में, एक सिस्टर जो है काफी ब्यूटीफुल है, एक जो है ब्यूटीफुल नहीं है, तो वो जो ब्यूटीफुल है ना वो तो ब्यूटीफुल है, और जो ब्यूटीफुल नहीं है तो वो जो ब्यूटीफुल नहीं है वो क्या करता है, वो खुद को काबिल बनाती है, ज्यादा स्टडी करते हैं, ठीक है, मतलब मुख्तलिफ किस्म के टफ टफ एग्जाम देते हैं ताकि इसके डिमांड ज्यादा हो, ठीक है। वो तो अपने जो सिस्टर है ना इसके साथ वो मुकाबला नहीं कर सकते हो खूबसूरती में, तो वो फिर खुद को काबिल बनाती है कि लोग मेरी तरफ मुतवज्जे हो, तो ये क्या होता है, खुद को कंपेंसेट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक डिफेंस मैकेनिज्म है, फैंटेसी है, डिस्प्लेसमेंट है, सब्लिमेशन है, रिएक्शन फॉर्मेशन है, आइसोलेशन है, विड्रॉल है, मिनिमाइजेशन है, सप्रेशन है, ओके। ये सब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म है। तो इसी वजह से हम अपने एंजाइटी जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ओके। इसके बाद हमारे पास इंटरपर्सनल थ्योरी है। इंटरपर्सनल थ्योरी, हारी स्टैक सोलेवन 1952 viewed anxiety as being inner जनरेटेड फ्रॉम प्रॉब्लम्स। ये एंजाइटी प्रॉब्लम से जनरेट होते हैं, घर में मसले हैं, किसी फ्रेंड के साथ मसले हैं, रिलेशनशिप में मसले हैं, वाइफ के साथ मसले हैं, बच्चों के साथ मसले हैं, कॉलेज में मसले हैं, आपकी कंट्री में मसले हैं, आपकी प्रोविंस में मसले, आपकी जॉब में मसले हैं, ओके। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो होता है इसमें मसले होते हैं ना, ओके। तो इसी वजह से हमारे पास क्या होता है, एंजाइटी होता है, ओके। तो ये हमारे पास एक थ्योरी है जो इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो फिर इसको अगर आप देखें, द हायर लेवल ऑफ एंजाइटी द लोअर द एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड टू सॉल्व प्रॉब्लम। जितने आपके एंजाइटी लेवल ज़्यादा हो आप इतने आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते किसी के साथ, ओके। आपकी वो एबिलिटी जिससे आप कम्युनिकेट करते हैं वो लोअर होती है, आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ओके। एंड द ग्रेटर द चांस फॉर एंजाइटी डिसऑर्डर टू डेवलप, और जितने एंजाइटी ज्यादा होते हैं तो आपको डिसऑर्डर डेवलप होगी, ओके। इसके बाद हमारे पास बिहेवियरल थेरापी है। बिहेवियरल थेरापी क्या होते हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है आप लोग एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें, फोकस ऑन चेंजिंग बिहेवियर। ये किस चीज पे काम करता है, ये हमारे पास कैन मॉडिफाई माल अडेप्टिव बिहेवियर्स, ओके। ये हमारे जो माल अडेप्टिव बिहेवियर है, नेगेटिव बिहेवियर है, जो अच्छाई की तरफ नहीं जाता इसको हम मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। हमारे जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं इसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, तो ये बिहेवियरल थेरापी होता है। इसमें हमारे पास सीबीटी है, इसमें हमारा डीबीटी है, डीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी है, और डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरापी है। इसमें क्या होते हैं बिहेवियरल थेरापी में, फोकस ऑन चेंजिंग बिहेवियर, थॉट्स एंड फीलिंग्स। हम अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स, अपने बिहेवियर को हम क्या करते हैं, इसके चेंजिंग में हम फोकस करते हैं, ओके। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से रिमेंबर करें। इसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, कल्चरल कंसिडरेशन होता है। कल्चरल कंसिडरेशन में क्या होता है, ईच कल्चर हैज रूल्स गवर्निंग द अप्रोप्रिएट वे टू एक्सप्रेस एंड डील विद एंजाइटी। मुख्तलिफ किस्म के कल्चर जो है एंजाइटी के साथ मुख्तलिफ किस्म के जो है एक्सप्रेस करते हैं, मुख्तलिफ से अप्रोप्रिएट वेज जो है इसको डील करते हैं। कल्चरली कॉम्पिटेंट नर्स शुड बी अवेयर ऑफ देम, और जो कल्चरली कॉम्पिटेंट नर्स होते हैं तो वो इन चीज़ों से बाखबर होते हैं, ओके। पीपल फ्रॉम एशियन कल्चर, जो एशियन कल्चर वाले लोग होते हैं, ऑप्टन एक्सप्रेस एंजाइटी, वो अक्सर एंजाइटी को एक्सप्रेस करते हैं तो सोमैटिक सिम्टम्स के थ्रू इसको एंजाइटी को जो है क्या करते हैं, इसको शो करते हैं। फॉर एग्जांपल सोमैटिक सिम्टम्स क्या होते हैं, हेडेक होता है, बैकेज होता है, कमर में दर्द होता है, फैटीग होता है, डिजीनेस होता है, सर का जो चक्कर होता है, एंड स्टमक प्रॉब्लम्स होते हैं, ओके। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे कंसिडरेशन में होते हैं। इसके बाद हमारे पास कॉमन असेसमेंट, हमने एंजाइटी के लिए जो असेसमेंट करनी है इसमें कॉमन असेसमेंट क्या होते हैं, डिक्रीज अटेंशन स्पैन। Decreased attention span mean an individual ability to focus and concentrate on a task is reduced, making it harder to stay engaged, for extended period. इसमें क्या होता है, बंदा जो है किसी काम स्टार्ट करता है और इस काम में फिर इंटरेस्ट नहीं ले रहा, वो काम छोड़ के किसी और काम में जो है दूसरे काम को जो है वो स्टार्ट कर रहा है, ओके। मतलब डिसओरिएंटेड होता है,
डिस्टॉर्टेड होता है, इसका जो माइंड होता है वो डिस्टॉर्टेड होता है, एक काम में दिल नहीं लगता है। फॉर एग्जांपल होमवर्क को स्टार्ट करता है, रिसर्च को स्टार्ट करता है, स्टडी को स्टार्ट करता है, फिर इसको छोड़ के किसी और काम में जो है वो मतलब इन्वॉल्व होता है। तो ये क्या होता है, डिक्रीज अटेंशन स्पैन, इसका जो अटेंशन स्पैन है वो डिक्रीज होता है। रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी, रेस्टलेस बेचैनी होता है, इरिटेबिलिटी जल्दी जो है खफा होता है, जल्दी जो है गुस्सा होता है, इरिटेबल होता है। पूर इम्पल्स कंट्रोल, इसका जो इम्पल्स कंट्रोल है वो बिल्कुल पोर होता है। ओके, वो सही से किसी को मतलब वो सही से अपनी इम्पल्सिस को, जज्बात को कंट्रोल नहीं कर सकता है, जो दिल में आता है बोलता है, बस जो करता है। फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, बेचैनी फील करता है, एप्रहेंशन डर जो है महसूस करता है, हेल्पलेस और नाउमेद होता है, हाइपर एक्टिविटी हद से ज़्यादा जो है काम करता है, पैसिंग, राइटिंग है, रिंगिंग हैंड्स, और इसके जो हैंड्स हैं वो अपने हैंड जो है रब करता है, तो ये भी एक साइन ऑफ एंजाइटी होता है। ओके, परसेप्चुअल फील्ड डिफेक्ट्स, और इसकी जो परसेप्चुअल फील्ड है, परसेप्शन है वो भी मतलब लिमिटेड होता है। डिक्रीज एबिलिटी टू कम्युनिकेट वर्बली जो है अपने मुंह से जो है बात भी नहीं कर सकता है, इसके एबिलिटी कम होते हैं। ओके, इनएबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट हार्मफुल स्टिमुलाई और सिचुएशन, जो सिचुएशन है या जो हार्मफुल स्टिमुलाई है, ठीक है, तो इसको मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। ओके, इसको अलग नहीं कर सकता है कि ये हार्मफुल स्टिमुलाई है, ये मतलब सिचुएशन अच्छा है हमारे लिए, बुरा है, तो इसको मतलब इसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। इसमें ये बुरे और अच्छे काम की तमीज़ नहीं हो सकते हैं। डिसऑर्गेनाइज थॉट प्रोसेस, और इसके जो बिहेवियर है, थॉट प्रोसेस है, फीलिंग्स है, वो डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं, माहौल के साथ जो है अच्छा नहीं होता है। डिल्यूजन इसको होता है। डिल्यूजन क्या होता है, मतलब फॉल्स बिलीव होते हैं इसको। इसके बाद हमारे पास है रिमेन विद द क्लाइंट एट ऑल टाइम व्हेन लेवल ऑफ एंजाइटी और हाई सिवियर और पैनिक, मूव द क्लाइंट टू क्वाइट एरिया, क्लाइंट को आपने क्वाइट एरिया में जो है मतलब लेना है। ओके, क्वाइट एरिया में इसके साथ जो है आपने डील करना है क्लाइंट को विद मिनिमल और डिक्रीज स्टिमुलाई, जो डिक्रीज या मिनिमल स्टिमुलाई होता है, सच ए स्मॉल रूम में जाना है। स्क्लूजन एरिया क्या होता है, तन्हाई में आपने इसको बिठाना है। ओके, पीआरएन मेडिकेशन में क्या होता है, वो मेडिकेशन टेकन एज नीडेड, जब इसकी ज़रूरत हो तो आपने इसको देना है। इसमें क्या होता है, एडविल होता है, मोर्टीन होता है, जो एब्रोफिन होता है ना, ब्रूफिन हमारे पास जो होता है, या एस्टेटामिनोफेन जो होता है, फनस्टान 4 जो है फनस्टान होता है, ठीक है, या डाइपेनहाइड्रामीन जो होता है, ठीक है। तो ये सब हमारे पास क्या होता है, पीआरएन मेडिकेशन होता है, जिसके जब ज़रूरत होते हैं तो इसको देना है, ठीक है। फॉर हाई लेवल ऑफ एंजाइटी डिल्यूजन के लिए, डिसऑर्गेनाइज थॉट्स और सो फॉर्थ, ठीक है। रिमेन क्लेम इन योर अप्रोच टू क्लाइंट, यूज शॉर्ट सिंपल एंड क्लियर स्टेटमेंट, आपने सिंपल क्लियर और शॉर्ट स्टेटमेंट जो है यूज़ करनी है। लॉन्ग कम्प्लेक्स जो है स्टेटमेंट आपने नहीं देना है, ठीक है। अवॉइड आस्किंग और फोर्सिंग द क्लाइंट टू मेक डिसीजन चॉइस, और आपने क्लाइंट पे ज़बरदस्ती नहीं करना है कि आपने चॉइस जो है बतानी है, ठीक है। बी अवेयर ऑफ योर ओन फीलिंग एंड लेवल ऑफ डिस्कम्फर्ट, एनकरेज द क्लाइंट पार्टिसिपेशन एंड रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, आपने क्लाइंट्स को जो है एनकरेज करना है कि आप रिलैक्सेशन एक्सरसाइज में जो है पार्टिसिपेशन कर लें, सच एज डीप ब्रीथिंग में, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन में, मेडिटेशन में, इमेजिंग बीइंग इन ए क्वाइट और पीसफुल प्लेस। ओके, टीचिंग द क्लाइंट टू यूज रिलैक्सेशन टेक्निक इंडिपेंडेंटली, इसने रिलैक्सेशन टेक्निक्स को जो है यूज करनी है। ओके, हेल्प द क्लाइंट सी द माइंड एंजाइटी कैन बी पॉजिटिव कैटलिस्ट फॉर चेंज एंड डज नॉट नीड टू बी अवॉइडेड। ये हमारे पास जो माइल्ड एंजाइटी होता है ना, ये क्लाइंट के लिए, बंदी के लिए जो है ये इम्पोर्टेंट होता है। मैंने आप लोगों को बताया भी है, हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि ये हमारे एमसीक्यूज भी आया था 2025 पेशावर सिल रीजन में, कि वो कौन से एंजाइटी टाइप है जिसके लिए ट्रीटमेंट ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए फ़ायदेमंद है, यूज़फुल होते हैं, जिससे हम एग्ज़ाम के स्टडी कर सकते हैं, हमको मोटिवेशन करते हैं और मोटिवेशन देते हैं। तो ये हमारे पास माइल्ड एंजाइटी है, ये हमारे पास एक पॉजिटिव कैटलिस्ट है। ओके, कैटलिस्ट क्या होता है, एक रिएक्शन को स्पीड अप करता है, तो ये हमारे पास पॉजिटिविटी को स्पीड अप करता है। ओके, तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। DSM for TR diagnostic criteria,
डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर टेक्स्ट रिवीजन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के मुताबिक डिसऑर्डर एंड सिम्टम इसको हम डिस्कस करते हैं। डिसऑर्डर क्या होते हैं? एगोराफोबिया। व्हाट इज एगोराफोबिया? ये 2022 में एमसीक्यूज आ चुका है, 2022 में आ चुका है ऑलरेडी। 2022 पेपर में हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। इसके बाद ये लेक्चर जब हम ख़त्म करेंगे ना, कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम इसको जो है सॉल्व करेंगे, तो फिर आप लोगों को आइडिया होगा कि किस तरह एमसीक्यूज जो है आते हैं। एगोराफोबिया क्या होता है? इज एंजाइटी अबाउट और अवॉइडेंस ऑफ प्लेस और सिचुएशन। हमारे पास जो सिचुएशन होता है या प्लेस होता है, तो इसमें बंदा जो है तंग होता है। ओके, इस जगह से बंदे को जो है क्या होता है? एंजाइटी होता है, वो इसको हैंडल नहीं कर सकता है। फ्रॉम विच एस्केप माइट बी डिफिकल्ट। वो सोचता है कि इससे मेरे लिए जो है निकलना डिफिकल्ट होता है, मैं नहीं निकल सकता हूँ। अगर मैं फॉर एग्जांपल गाड़ी में बैठ गया तो फिर मैं कैसे इससे निकल जाऊँ? ठीक है, अगर डोर क्लोज हुआ, लॉक हुआ, या मैं कमरे में हूँ, रूम में हूँ, तो अगर डोर क्लोज हुआ तो फिर मैं कैसे बाहर निकल जाऊँ? अगर मैं घर में हूँ और दरवाज़ा जो है बंद है, डोर बंद है, क्लोज है, तो मैं कैसे बाहर निकल जाऊँ? तो ये बंदा जो है, ये एगोराफोबिया इसको होता है। ठीक है, सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता है। ओके, सिम्टम इसकी क्या होते हैं? अवॉइड बीइंग आउटसाइड अलोन और एट होम अलोन। ये जो है घर में अकेला नहीं होता है, या मतलब बाहर अकेला नहीं जाता है गाड़ी में। ओके, अवॉइड ट्रेवलिंग इन व्हीकल्स, और इसी तरह जो है व्हीकल्स में अवॉइड ट्रेवल नहीं कर सकता है। और एम्पेयर्ड एबिलिटी टू वर्क, ये मतलब काम भी नहीं कर सकता है। ठीक है, और डिफिकल्ट मीटिंग डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जो डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो भी डिफिकल्टी जो है वो परफॉर्म करता है। ठीक है, ग्रोसरी शॉपिंग, मतलब ये जो मुख्तलिफ किस्म के जो बिरयानी है, मिसाले हैं, वो शॉप जाता है ना, तो ये बंदा जो है ये डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो है पूरा नहीं कर सकता है। गोइंग टू अपॉइंटमेंट्स, जो डॉक्टर के अपॉइंटमेंट है या किसी और चीज़ के जॉब अपॉइंटमेंट है, तो वो भी नहीं परफॉर्म कर सकता। नॉन रिस्पॉन्स टू एक्सट्रीम। ओके, पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर में केस कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक्स। इसमें अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक होते हैं इसको। ओके, दैट कॉज कॉन्स्टेंट कंसर्न, और इस वजह से इसको कॉन्स्टेंट कंसर्न होते हैं। कॉन्स्टेंट कंसर्न क्या होता है? कॉन्स्टेंट कंसर्न मीन ए परसिस्टेंट एंड अनगोइंग वरी और एंजाइटी अबाउट समथिंग। किसी चीज से इसको एंजाइटी होता है, किसी चीज से इसको डर होता है। ओके, परसिस्टेंट डर होता है, मुसलसल डर होता है किसी चीज से। तो ये क्या होता है? पैनिक डिसऑर्डर होता है जब उसको एक सिचुएशन याद होता है, रिलेशनशिप का, ओके, किसी और चीज का, तो वो क्या होता है? उसको पैनिक अटैक होता है। वो इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता। इसका बीपी हाई होता है, पल्सेस हाई होता है, इसके रेस्पिरेटरी रेट हाई होता है, ट्रीमर होते हैं। ओके, इस मतलब इसके हाथ पाँव कांपते हैं, पल्पिटेशन होते हैं, स्वेटिंग होते हैं, हॉट फ्लैशेस होते हैं। तो ये क्या होते हैं? पैनिक डिसऑर्डर होता है। पैनिक अटैक्स इज द सडन ऑनसेट ऑफ इंटेंस एप्रीहेंशन। इंटेंस एप्रीहेंशन होता है, डर होता है इंसान को, फेयरफुलनेस होता है। ओके, और टीरर होता है। टीरर क्या होता है? डर को कहते हैं, एसोसिएटेड विद फीलिंग्स ऑफ इम्पेंडिंग डूम। और बंदा ये सोचता है कि मेरा जो है मतलब मरने का वक्त आ चुका है। ओके, मैं मरने वाला हूँ। कि इम्पेंडिंग डूम मीन करीबुल वक्त, किस्मत, मेरा जो किस्मत है वो पूरा होने वाला है। ओके, तो ये हमारे पास पैनिक डिसऑर्डर है, और ये इसके मुख्तलिफ किस्म के सिम्टम है। डिस्क्रीट एपिसोड ऑफ पैनिक लास्टिंग 15 to 30 मिनट। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए 15 to 30 मिनट है। ओके, विथ 4 और मोर ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो नीचे दिए गया है इसमें 4 इसके साथ हो सकते हैं 15 to 30 मिनट्स के लिए। पाल्पिटेशन, जो धड़कन होते हैं। ओके, स्वीटिंग होते हैं। ओके, और ट्रेम्बलिंग और शेकिंग, ये जो कांपना हाथ पाँव का। ओके, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, इसके जो सांस रुकते हैं। चोकिंग, स्मोथरिंग सेंसेशन। ठीक है, इसके मतलब गले में ऐसा लगता है इसके गला जो है बंद है, वो सही से सांस नहीं ले पा सकता। ओके, और चेस्ट पेन होता है, डिस्कम्फोर्ट, नाजिया, डीरियलाइजेशन। व्हाट इज डीरियलाइजेशन? डीरियलाइजेशन मीन अ फीलिंग दैट वन सराउंडिंग आर नॉट रियल। ये बंदा सोचता है कि मेरे जो इर्द गिर्द चीजें हैं ये रियल नहीं होते हैं। डीरियलाइजेशन होता है। डीपर्सनलाइजेशन मीन अ फीलिंग ऑफ बीइंग डिटेच फ्रॉम वन सेल्फ। इसमें बंदा जो है खुद से बेजार होता है, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा खुद के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ओके, ये क्या है? डीपर्सनलाइजेशन होता है। फियर ऑफ डाइंग, मरने से बंदा जो है डर लगता है इसको कि मैं मरने वाला हूँ। और गोइंग क्रेजी,
क्रेजी क्या होता है, बंदा पागल होता है। पैरास्थीजिया, पैरास्थीजिया मीन सेंसेशन ऑफ स्किन दैट में फीलिंग लाइक नोमनेस, स्ट्रंगलिंग, टिंगलिंग। इसमें बंदा जो है मतलब नमनेस जो है फील करता है। स्किन जो है मतलब स्किन फीलिंग होते हैं इसमें, ठीक है। पैरास्थीजिया, चिल्स और हॉट फ्लैशेस, तो ये सब जो है इसमें पैनिक अटैक में होता है, ठीक है, पैनिक डिसऑर्डर में होता है। इसके बाद हमारे पास स्पेसिफिक फोबिया है। स्पेसिफिक फोबिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट एंजाइटी प्रोवोक्ड बाय ए स्पेसिफिक फेयर्ड ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। एक सिचुएशन है स्पेसिफिक, या एक फेयर्ड ऑब्जेक्ट है, किसी चीज, स्पाइडर है, सैलमेंडर है, या मुख्तलिफ किस्म की चीजें हमारे पास, ओके, कैट है, डॉग है। ज्यादातर लोग जो है डॉग कैट से डर लगते हैं इसको। तो ये हमारे पास स्पेसिफिक फोबिया है, बंदा किसी चीज से जो है डर लगता है, किसी चीज से, ठीक है। ऑप्टन लीड टू अवॉइडेंस बिहेवियर। Mark anxiety response to the object or situation, avoidance or suffered endurance of object or situation, sufficient distress or impairment of daily routines, okay, occupations or social functioning. Adolescents and adults recognize the fear of excessive or unreasonable. ये adult में होता है और adolescents में ये वाला मसला होता है, लेकिन ये unreasonable होता है। बंदा रीजन नहीं दे सकता कि मैं स्पाइडर से क्यों डरता हूँ, मैं कैट से क्यों डरता हूँ, मैं इन चीज से क्यों डरता हूँ, ओके। स्पेसिफिक फोबिया, सोशल फोबिया, बंदा जो है इसमें सोशल से जो है डरता है, लोगों से नहीं मिल सकता है, ओके। प्रोवोक्ड बाय सर्टेन टाइप ऑफ सोशल और परफॉर्मेंस सिचुएशन, बंदा जो है परफॉर्मेंस से जो है डर लगता है कि मैं अगर एक काम प्रेजेंटेशन को परफॉर्म करूं तो लोग मुझे जज करता है, लोग मुझे जो है बातें करता है, लोग मेरे पीछे जो है का बातें करता है, मुख्तलिफ किस्म के लोग मुझे देख के हंसता है, ये वाला ये वाला ये वाला। सोशल फोबियास होते हैं विच ऑफ्टन लीड्स टू अवॉइडेंस बिहेवियर। ये भी अक्सर जो है बंदा अवॉइडेंस बिहेवियर पे जो है मजबूर करता है, ओके। Symptoms and adults recognize their fear and excessive or unreasonable, ये भी unreasonable होता है, excessive होता है। fear of embarrassment, इसमें बंदा जो है क्या होता है, परेशान होता है। inability to perform, और डेली जो इसके जो रूटीन है वो परफॉर्म नहीं कर सकता। avoidance और dread, ठीक है, बंदा जो है हद से ज्यादा जो है फेयर होता है बंदे को, ठीक है। endurance of behavior situation, recognizing that response is irrational or excessive, बिलीव दैट अदर आर जजिंग हिम और हर नेगेटिविटी, लोग जो है मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, मेरे जो काम है इसको जज करता है। और सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और एम्पेयरमेंट रिलेशनशिप, इस वजह से जो है इसकी रिलेशनशिप एम्पेयर होता है, ख़त्म होता है। वर्क और सोशल लाइफ भी ख़त्म होता है, वर्क भी डैमेज होता है। और एंजाइटी कैन बी सीवियर और पैनिक लेवल, और इसमें एंजाइटी सीवियर और पैनिक लेवल पे होता है, ओके। OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इन्वॉल्व्स ऑब्सेशन। ऑब्सेशन क्या होता है, थॉट्स होते हैं, इम्पल्सेस होता है, इमेजेस होते हैं। बंदी को मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात आते हैं कि आपने उठना है, आपने हाथों को जो है क्लीन करना है, हैंड वॉश करना है, हालांकि उसको पता है कि मेरे हैंड साफ है, क्लीन है। दैट कॉज माइट एंजाइटी, इस वजह से जो बंदी को एंजाइटी होता है कि यार मैं मुख्तलिफ किस्म के थॉट्स आते हैं, इम्पल्सेस होते हैं, इमेजेस होते हैं, तो बंदी को एंजाइटी होता है। तो इस एंजाइटी की वजह से बंदा क्या करता है, कंपल्जन करता है। कंपल्जन क्या होता है, रिपीटेटिव बिहेवियर्स होते हैं। रिपीटेटिव बिहेवियर्स क्या होते हैं, ये उठते हैं और हाथों को बार बार जो है धोते हैं, ओके। और मेंटल एक्ट्स, ये मेंटल एक्ट्स होते हैं दैट अटेम्प्ट टू न्यूट्रलाइज एंजाइटी। इसी वजह से बंदे को सबसे पहले जो है ऑब्सेशन होता है, तो फिर बंदा जो है कंपल्जन करता है, तो कंपल्जन की वजह से इसके जो ऑब्सेशन होता है, एंजाइटी होता है, वो न्यूट्रलाइज होता है, ओके। इसमें जो सिम्टम है वो क्या होते हैं, रिकरेंट है, परसिस्टेंट है, अनवांटेड है, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बंदा जो है बार बार हाथों को धोते हैं। इंट्रूसिव थॉट्स हैं, अंदर से उसके जो थॉट्स बाहर निकलते हैं, इम्पल्स है, उसके जज्बात है। और एम एच बियॉन्ड वोरिंग अबाउट रियलिस्टिक लाइफ प्रॉब्लम्स, और इस बंदी को जो है हमेशा जो है परफेक्शनिज्म में जो है लगी हुई होते हैं कि मैंने वो इसका कोई भी काम जो है वो परफॉर्म नहीं होता। क्यों, इसलिए कि हमेशा इस कोशिश में होता है कि मैंने इस काम को जो है परफेक्शनिज्म के साथ करना है, परफेक्ट करना है, तो बंदा हो परफेक्ट होता नहीं है, ठीक है। तो इसमें परफेक्शनिज्म होता है। अटेम्प्ट टू इग्नोर, suppress or neutralize obsessions with compulsions that are mostly ineffective. Adults and adolescents इसमें जो है ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, ओके। Generalized anxiety disorder is characterized by at least 6 months of persistent excessive worry and anxiety. 6 months तक जब एक बंदे को persistent और excessive worry and anxiety होता है, ओके, डर होता है, बंदा सैड होता है, एंजाइटी होता है persistently 6 मंथ के लिए, तो ये हमारे पास JD होता है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए,
3 ईयर तक ये मुसलसल जो है एमसीक्यूज में आ चुका है, 2020, 2021, 2022। ओके, apprehension expectations more day than not for 6 months or more, 6 months से ज़्यादा नहीं हो सकता है। about several events or activities uncontrollable worries, इसमें बंदा जो है अपने सैडनेस को जो है वो अनकंट्रोलेबल मतलब कंट्रोल नहीं कर सकता, सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस होता है, और इम्पेयर्ड सोशल और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग, वो जो मतलब जॉब करता है उसको भी सही से नहीं कर सकता है, लोगों के साथ भी नहीं मिल सकता। 3 ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम, और नीचे जो दी गए इसमें से 3 होना ज़रूरी है इसके लिए। रेस्टलेसनेस, बेचैनी होता है। इजी फैटीग्ड, वो मतलब ज़्यादा जो है इसको फैटीग होता है। ओके, डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग और माइंड गोइंग ब्लैंक। इरिटेबिलिटी होता है, मसल टेंशन, स्लीप डिस्टर्बेंस। ओके, इसके बाद हमारे पास एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है। is the development of anxiety dissociation and other symptom within 1 month of exposure to an extremely traumatic stressor। हमारे पास एक extremely traumatic stressor होता है 1 मंथ के लिए एक्सपोजर के लिए, ठीक है। तो इससे जो एंजाइटी होता है वो हमारे पास एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है। एट लास्ट 2 days to 4 week, ये 2 दिनों से 4 वीक्स तक होता है। एमसीक्यूज याद रखिए, एमसीक्यूज इसमें स्ट्रेसर क्या होता है 1 मंथ तक होता है, स्ट्रेसर की जो एक्सपोजर है 1 मंथ तक होता है, ठीक है। और ये 2 days से 4 वीक्स तक होता है। तो ये हमारे पास एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है। और ये मुख्तलिफ किस्म के इसके जो है क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स होते हैं, जो इसमें डी रियलाइजेशन है, डी पर्सनलाइजेशन है, डिसोसिएटिव एमनीजिया है, इनएबिलिटी टू रिकॉल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इवेंट्स, इसमें बंदे के जो मतलब मेमोरी है वो भी लॉस होता है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए, ये वाला एमनीजिया, ठीक है, इनएबिलिटी टू और डी पर्सनलाइजेशन, डी रियलाइजेशन, ओके, फीलिंग्स डेज्ड। ओके, तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें इंक्रीज एरोजल, ठीक है। इसके बाद हमारे पास पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कौन से डिसऑर्डर होता है, ये हमारे पास एक ऐसा सिचुएशन है जब बंदे के साथ कुछ हो गया हो, एब्यूज हो गया हो, ठीक है, फिजिकल एब्यूज हुआ हो, सेक्सुअल एब्यूज हुआ हो, नेग्लेक्ट एब्यूज हुआ हो, ठीक है, डिसास्टर आया हो, ठीक है, अर्थक्वेक की वजह से इसके जो फैमिली है, इसके जो लॉर्ड वन है, इसके जो वाइफ है, इसके जो हस्बैंड है, स्पोज है, चिल्ड्रन है, वो इस दुनिया में अब नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद इसको जो मुख्तलिफ किस्म के जो थॉट्स आते हैं, इसको जो स्ट्रेस होता है, तो ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है। ओके, इज कैरेक्टराइज्ड बाय द री-एक्सपीरियंस ऑफ एक्सट्रीमली ट्रॉमेटिक इवेंट्स। एक बंदे के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, रेप हुआ है, इसके जो लॉर्ड वन है वो मतलब इसका डेथ हुआ है। ओके, मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशन इसके साथ हुआ है, ठीक है, एक्सट्रीमली ट्रॉमेटिक इवेंट्स, और बंदा इसको बार बार जो है री एक्सपीरियंस करता है, बार बार याद करता है। तो इसके साथ जो एंजाइटी होता है वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है। ओके, avoid the stimuli associated with the events, numbing of the responsiveness and persistent increase around being it's 3 months to years। okay, ये 3 months to year तक होता है। that events and may last a few months or a year। okay, इसके जो symptom है हमारे पास exposure to traumatic events involving intense fear, helpless or horror। okay, re-experiencing intrusive recollections of dreams, इंसान के अंदर से मुख्तलिफ किस्म के ख्वाब वो देखता है, ठीक है। flashback, physical and psychological distress over a reminder of the events, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। अवॉइडेंस ऑफ मेमोरी, प्रोवोकिंग स्टिमुलाई एंड नंबिंग ऑफ जनरल रिस्पॉन्स, ये सब जो है आप खुद रीड करें और इसको अंडरस्टैंड करें। ओके, ये इजी है, इसमें कुछ नहीं है। इसका जो ट्रीटमेंट है हमारे पास वो क्या है, इसमें पॉजिटिव रिफ्रेमिंग है। पॉजिटिव रिफ्रेमिंग मीन्स टर्निंग नेगेटिव मैसेज इनटू पॉजिटिव मैसेज। जब एक क्लाइंट है, इसके माइंड में नेगेटिव बातें हैं, तो आपने इसके नेगेटिव बातें जो है, नेगेटिव माइंड जो है, आपने पॉजिटिव में जो है कन्वर्ट करना है। इसके जो माइंड है उसको आपने रिफ्रेम करना है, इसके नेगेटिविटी को आपने पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है। ओके, इसके बाद डिकेटोट्रोपाइजिंग है। डिकेटोट्रोपाइजिंग है इन्वॉल्विंग द थेरापिस्ट यूजिंग ऑफ क्वेश्चंस टू मोर रियलिस्टिकली अप्रेज द सिचुएशन। इसमें क्या होता है, एक थेरापिस्ट क्या करता है, मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन जो है यूज करता है, ओके, ताकि सिचुएशन का अंदाज़ा लगाए, रियलिस्टिकली सिचुएशन का अंदाज़ा लगाए। ओके, ये मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन है, ये आप खुद जो है रीड करें।
असर्टिव ट्रेनिंग, ये हम ऑलरेडी एंगर चैप्टर में जो है डिस्कस कर चुका हूँ, एंगर, हॉस्टिलिटी एंड एग्रेशन में। ओके, असर्टिव टेक्निक में क्या होता है, हेल्प द पर्सन टेक मोर कंट्रोल ओवर लाइफ सिचुएशन, इसमें बंदा जो है लाइफ सिचुएशन पे कंट्रोल जो है क्या करता है, इसको लेता है। टेक्निक हेल्प द पर्सन नेगोशिएट इंटरपर्सनल सिचुएशन, फोस्टर सेल्फ एश्योरेंस, इसमें बंदा जो है खुद को एश्योर करता है, सेल्फ एश्योर होता है। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए। इसमें आई स्टेटमेंट जो है हम यूज करते हैं। ओके, और इसमें सीबीटी आते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक है, डाइवर्जन थेरापीज है। ठीक है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखिए। इसके बाद हमारे पास क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट, एंटी एंजाइलोटिक ड्रग्स। एंटी एंजाइलोटिक ड्रग्स हमने यूज करना है, और याद रखना एंटी एंजाइलोटिक ड्रग्स के साथ आपने क्या करना है, सीएनएस डिप्रेसेंट आपने देनी है। ठीक है, सीएनएस डिप्रेशन हम सीवियर एंजाइटी में देते हैं, ऑलरेडी हम एंटी एंजाइलोटिक ड्रग में डिस्कस कर चुके हैं, आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। ओके, चैप्टर नंबर 5, आई थिंक 5 नंबर पार्ट है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 की। ओके, पार्ट 5 है, आप लोग इसको देख सकते हैं। ओके, इसी में काफ़ी सारे डिटेल के साथ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने क्या करना है, सिवियर एंजाइटी के लिए हमने सीनियस डिप्रेशन यूज़ करना है। तो सीनियस डिप्रेशन क्या होता है, हमारे पास बेंजोडाइजिपिन होता है ना, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या लिखा है, बेंजोडाइजिपिन है। तो बेंजोडाइजिपिन नर्सिंग केयर, इसके लिए क्या होता है, डाइजिपाम है, हमारे पास वेलियम के नाम से आता है, अल्प्राजोलाम है। ठीक है, जेनेक्स। अवॉइड अदर सीनियस डिप्रेशन, आपने इसके साथ नहीं देने हैं, अदर सीनियस डिप्रेशन आप नहीं दे रहे हैं। ठीक है, सच एस हमारे पास एंटीहिस्टामिन है, अल्कोहल, अवॉइड कैफीन, इस चीज़ों को आपने जो है नहीं यूज़ करना है। जो कैफीन है या अल्कोहल है, इसको आप यूज़ नहीं कर सकते। इसके क्लोरडाइज़ेपिक्साइड्स है, लिबेरियम है। ठीक है, तो ये आपने क्या करना है, आपने यूज़ नहीं करना है जब आप ड्राइविंग करते हो। ओके, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए। तो ये सब जो है आपने यूज़ करना है, लोराजिपाम है, क्लोनजिपिन है, क्लोनजिपाम है, और ऑक्सीजिपाम है। ओके, ये जो लोराजिपाम है तो ये लाइंग और सिटिंग पोजीशन। ओके, और क्लोनजिपाम है, ये यूज शुगर फ्री बेवरेजेस और हॉट एंड कैंडी। ओके, तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से एडिक्वेट फ्लूइड्स, तो ये याद रखिए। इसके बाद हमने क्या करा, नॉन बेंजोडाइजिपिन भी हम दे सकते हैं, इसमें ब्यूस्पिरोन है, ब्यूस्फार होता है। ठीक है, टेक केयर विद पोटेंशियली हैजर्डियस एक्टिविटी सच एज ड्राइविंग, ये भी हम ड्राइविंग में यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें। लेकिन ये भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें कि ये नॉन बेंजोडाइजिपिन में क्या होते हैं, ब्यूस्पिरोन है और मेप्रोबामेट है। ठीक है, मेल्टोन और इक्विनील के नाम से जो है मौजूद है। टेक विद फूड्स, ये फूड्स के साथ लेनी है। ओके, इसकी वजह से रिपोर्ट परसिस्टेंट रेस्टलेसनेस होता है, एजिटेशन, एक्साइटमेंट और इफ्यूरिक क्या होता है, बंदा हद से ज़्यादा खुश होता है, एक्साइटमेंट होता है बंदे को। ठीक है, तो इस वजह से ये हो सकते हैं। ड्रग यूज टू ट्रीट एंजाइटी डिसऑर्डर, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे पेपर में इससे एमसीक्यूज आ चुके हैं। ओके, कि कौन से ड्रग्स हैं एंटी एंजाइलोटिक। ओके, कि हम सिर्फ ओसीडी में यूज़ कर सकते हैं, तो ये एमसीक्यूज आ चुका है। क्लोमीप्रामीन है। ओके, ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेशन है, TCA है, जो ओसीडी में हम यूज़ करते हैं। ओके, तो इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं, इस तरह की भी आ सकते हैं, प्लोवोक्सामिन है। ओके, तो ये हमारे पास ब्यूस्पिरोन है। ओके, और क्लोरोजिपेट है, क्लोरोडाइजिपेक्साइड है, क्लोरप्रोमीन है, क्लोनजिपाम है, क्लोनाडीन है, डाइजिपाम है, फ्लोक्सिटिन है, प्लोवेक्सामिन है, और हाइड्रोक्सिन है, और एम्पेरामीन है, मेप्रोबामेट है जो नॉन बेंजोडाइजिपिन है, और ऑक्सीजिपाम है, पेरोक्सिटिन है, प्रोप्रेनोलोल है, बीटा ब्लॉकर है, और सर्टलिन है। ओके, तो ये हमारे पास SSRI अल्फा एड्रेनर्जिक एंगोनिस्ट है। तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए, ये जो यूजेस होते हैं ना इसके मुख्तलिफ किस्म के, और ऑलरेडी इस ड्रग्स को हम मैकेनिज्म के साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो चलें, आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल इंशाल्लाह स्टूडेंट्स हम पैनिक डिसऑर्डर को है, हम आगे जो है इस लेक्चर के जो पार्ट 3 है इसको हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।